हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज चित्रकथा में मकड़ी रानी सीरीज़ की कॉमिक मकड़ी रानी और संगीत का जादू। इसके पहले जितने भी मकड़ी रानी सीरीज़ की कॉमिक हैं वो आपको मकड़ी रानी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मकड़ी रानी और संगीत का जादू, लेखक अशीत चटर्जी, चित्रांकन जगदीश पंकज। प्रोफेसर प्रोफेसर केवल कृष्ण, जिसे भारत सरकार सिरफिरा पागल वैज्ञानिक मानकर विशिष्ट अनुसंधान अधिकारी के पद के कार्यभार से मुक्त कर चुकी थी, विगत 5 वर्षों से अपनी निजी प्रयोगशाला में एक ऐसी संगीत में तरंगित धुन के आविष्कार में जुटा हुआ था जिसकी प्रक्रिया मानव मस्तिष्क को सम्मोहित कर उस पर वशीकरण के जादू का सा असर कर सकती हो। उसकी ये सनक उसके अधीनस्थों के लिए चर्चा का विषय बनी रहती थी। एक दिन प्रोफेसर का पुराना सहयोगी सुधाकर राव अपने साथियों से बोला, दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, मेरा भी यही विचार है। भला संगीत की धुन भी कहीं मानव मस्तिष्क को सुन कर सकती है? समझ में नहीं आता ये पागलपन भरा विचार प्रोफेसर के दिमाग में आया कहाँ से। मैं तो कहता हूँ प्रोफेसर सचमुच पागल है और एक दिन अपने साथ हमें भी ले डूबेगा। क्यों ना हम चुपचाप यहाँ से भाग चलें। ऐसी बेवकूफ़ी कभी मत करना। मैं केके को वर्षों से जानता हूँ। वह हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके पागलपन भरे आविष्कार के बारे में हम तीनों काफ़ी कुछ जानते हैं। वह यह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके आविष्कार की जानकारी किसी बाहरी आदमी को। तो क्या हम अपने सारे जीवन को प्रोफेसर के पागलपन का शिकार बना दें? मैं तो अब एक पल भी और यहाँ नहीं रुक सकता। अपने साथियों की व्याकुलता को भाप सुधाकर राव रहस्यपूर्ण अंदाज में बोला, केके की गुलामी से आज़ाद होने का एक ही रास्ता है। वो क्या? केके की मौत। क्या? यहाँ से जाने से पहले हमें केके को ठिकाने लगाना होगा। नहीं, हमसे ये काम नहीं होगा। हम वैज्ञानिक या अपराधी नहीं, मैं जानता हूँ, पर केके की गुलामी से छुटकारा पाने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम केके के जीवित रहते यहाँ से भागे तो चाहे हम कब्र में जा छिपें, वो हमें ढूंढ लेगा और फिर हम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। यह आपका वहम है। इतनी बड़ी दुनिया में वह हमें कहाँ कहाँ ढूंढेगा। एक बार यही सोचकर मैंने ऐसी कोशिश की थी, कहकर सुधाकर चुप हो गया। फिर क्या हुआ? वही हुआ जिसकी मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। मैं प्रोफेसर की गुलामी से तंग आकर एक दिन उसकी चेतावनी की परवाह किए बगैर यहाँ से चुपचाप भाग निकला। जब तक प्रोफेसर को मेरे चाहने का पता चलेगा, मैं अपने परिवार के साथ बहुत दूर जा चुका हूँ। मैं अंधाधुंध भागता हुआ अपने घर पहुँचा और अपनी पत्नी को जगाकर बोला, कमला, इससे पहले कि केके मुझे ढूंढता हुआ यहाँ पहुँचे, चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग चलें। लेकिन हा 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 हा, कमला की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि केके की भयानक हंसी सुनाई दी। हंसी सुन मैं जैसे ही पलटा, केके तुम? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम मुझे छोड़कर कभी भाग नहीं पाओगे। मेरा ये शिकारी दोस्त तुम्हें कब्र से भी ढूंढ निकालेगा। ची ची ची। लेकिन फिर भी तुमने ऐसी गलती की। मुझे माफ़ कर दो केके, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। जब तक तुम्हारा परिवार है तुम ऐसी गलती करने के लिए विवश होते रहोगे सुधाकर। इसलिए मैं तुम्हारी इस कमज़ोरी को ही ख़त्म कर देता हूँ। नहीं केके, ये गजब ना करना। तुम तो कमला को भाभी मानते हो। लेकिन केके पर मेरी दुहाई का कोई असर नहीं हुआ और पलक झपकते ही मेरी पत्नी और मासूम बच्ची केके की दरिंदगी का शिकार बन मौत की नींद सो गए। ये तुमने क्या किया केके? मेरी बीवी बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने इन्हें क्यों मार डाला? ताकि तुम मोह माया के बंधन से मुक्त होकर सदा मेरे साथ रह सको। अगर फिर कभी भी भविष्य में तुमने ये गलती दोहराई तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। और तब से अब तक यहाँ से भागने का ख्याल भी मेरे दिल में नहीं आया। ओह, फिर तो यहाँ से भागने का मतलब अपनी मौत को दावत देने के समान होगा। हाँ, लेकिन हम कब तक यहाँ कैदियों का सा जीवन बिताएंगे? हमें कुछ तो करना ही होगा। जब कुछ करना ही है तो फिर देर क्यों? ठीक है, आज रात ही हम प्रोफेसर का काम तमाम कर देंगे। तत्पश्चात दोनों वैज्ञानिक उठकर उस कक्ष से बाहर निकल गए। उनके जाते ही सुधाकर राव के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट उभर आई। उसके होंठ पर बस ही बुदबुदा उठे। यह मूर्ख क्या जाने कि केके का आविष्कार पूरा हो चुका है। इधर ये प्रोफेसर को ख़त्म करेंगे और उधर मैं जादुई संगीत को लेकर फरार हो जाऊंगा। उधर दोनों वैज्ञानिक जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे, उनमें से एक बोला, सुधाकर हमें बेवकूफ़ बना रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी नज़र केके के आविष्कार पर है। तुम ठीक कह रहे हो सुजान सिंह, लेकिन वो ये नहीं जानता कि हम ब्लैक कैट संस्था के एजेंट हैं। प्रोफेसर के आविष्कार को हासिल करने के लिए ही हमें विशेष तौर पर यहाँ भेजा गया है। प्रोफेसर का काम पूरा हो चुका है सुजान सिंह। अब हमें भी अपना काम पूरा कर यहाँ से फरार हो जाना चाहिए। लेकिन पहले हमें प्रोफेसर एवं सुधाकर दोनों को ठिकाने लगाना होगा। तब माइकल निर्णायक स्वर में बोला, ठीक है,
प्रोफेसर और सुधाकर को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी तुम संभालो और प्रयोगशाला से जादुई संगीत की कैसेट उड़ाने का काम मुझ पर छोड़ दो। मुझे मंजूर है, हम अपना काम आज रात ही पूरा करेंगे। ओके। और उसी रात करीब 1 बजे प्रोफेसर अब गहरी नींद सो रहा होगा। मैं बड़े आराम से उसका काम तमाम कर दूंगा। थोड़ी ही देर बाद बेचारा प्रोफेसर। लेकिन इससे पहले कि सुजान सिंह प्रोफेसर को गोली का निशाना बनाता, ची 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 आई। सुजान सिंह की चीख सुन प्रोफेसर की आंख खुल गई। पलक झपकते ही वह भांप गया कि सुजान उसके कमरे में किस इरादे से आया था। ओह, तो तू मेरी जान लेना चाहता था, नीच कमीने दगाबाज। नहीं, मैं बकरी की तरह क्यों में आ रहा है हरामी के पिल्ले। उठा रिवॉल्वर और चला मुझ पर गोली। भूल हो गई सर, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ तो अब तुझे मौत ही करेगी। गुर्राते हुए प्रोफेसर अचानक गेंद की तरह अपनी जगह से उछला और अगले ही पल ठाक आ। फिर हा 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 हा। और इससे पहले कि सुजान संभल पाता, आ। सुजान के मरते ही अब मुझे सुधाकर और माइकल की खबर लेनी चाहिए, कहीं वे भी मेरे आविष्कार को उड़ाने की फिराक में ना हो। उधर प्रोफेसर की प्रयोगशाला में माइकल उस जादुई संगीत के कैसेट को ढूंढ रहा था। पता नहीं इनमें से वो कौन सा कैसेट है, एक एक को चेक करने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। तभी अचानक, ओह, कुछ कैसेट यहाँ भी रखे हैं। कहीं यही तो वो कैसेट नहीं है जिनमें जादुई संगीत टेप किया गया है। खैर, अभी पता चल जाएगा। माइकल ने एक कैसेट प्लेयर में लगाने के बाद ईयरफोन कानों में फिट कर लिया। तत्पश्चात उसने प्लेयर का बटन दबा दिया। बटन दबाते ही संगीत की सनसनाती लहर उसके कान में गूंजी। अगले ही पल वह जड़ सा हो गया और उसका अस्तित्व कल्पना की दुनिया में उड़ान भरने लगा। तभी सुधाकर राव माइकल के समीप पहुंच उसे घूरने लगा। वंडरफुल। इस समय माइकल संगीत के जादू के प्रभाव में अपने आसपास की स्थिति का इसे कुछ पता नहीं है। गनीमत है कि यह ईयरफोन पर संगीत सुन रहा है, वरना मैं भी संगीत के जादू के प्रभाव में आ जाता। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। कुछ सोचकर सुधाकर प्लेयर की आवाज़ बढ़ाने लगा। जैसे जैसे आवाज़ बढ़ती जा रही थी, माइकल के शरीर में कंपन बढ़ता जा रहा था। उसके चेहरे पर उभरे भावों से उसकी मानसिक पीड़ा का अनुमान लगाते हुए सुधाकर ने आवाज़ की नॉब को मैक्सिमम पर पहुंचा दिया। परिणाम स्वरूप माइकल के दिमाग की नस फट गई और मर गया। फिर सुधाकर प्लेयर से कैसेट निकालता हुआ बुदबुदाया, केके की वर्षों की मेहनत अब मेरे कब्जे में है। आज मैंने केके से अपनी पत्नी और बच्ची की मौत का बदला ले लिया। तभी कदमों की आहट सुन वह सतर्क हो गया। ठक ठक ठक। शायद सुजान केके को खत्म कर इसी ओर आ रहा है। मुझे सावधानी से काम लेना होगा। सुजान के खत्म होते ही मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। यह सोच सुधाकर का हाथ अपनी जेब में रखे रिवॉल्वर पर जा टिका। लेकिन जैसे ही सुधाकर की नज़र आगंतुक पर पड़ी, ये तो केके है। इसका मतलब सुजान केके के हाथों मारा गया। ओह, तो मेरा ख्याल ठीक निकला। फिर प्रोफेसर को माइकल के करीब पहुंचते देख सुधाकर ने दम साध लिया। अगर केके को ज़रा भी भनक मिल गई तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। ओह, ये तो मर चुका है। उधर माइकल की मौत का पता चलते ही प्रोफेसर ने कप बोर्ड में रखे कैसेट्स को चेक किया तो उसे फ़ौरन एक कैसेट के गायब होने का पता चल गया। ओह, एक कैसेट गायब है। वह कैसेट ज़रूर सुधाकर ले उड़ा है। इससे पहले कि सुधाकर उस कैसेट का फ़ायदा उठाए या उसका भेद किसी पर खोले, उसे ख़त्म कर देना होगा। इस विचार के दिमाग में आते ही प्रोफेसर तेजी से द्वार की तरफ लपका। प्रोफेसर के प्रयोगशाला से बाहर जाती, अब इससे पहले कि बाज की मदद से केके मेरी तलाश आरंभ करे, मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। अगले ही पल सुधाकर प्रयोगशाला की पिछली खिड़की से कूदकर दौड़ता हुआ हवेली का गेट पार कर जैसे ही सड़क पर पहुंचा, ओह, कोई वाहन इसी ओर आ रहा है। अगर मुझे लिफ्ट मिल जाए तो। लेकिन इससे अधिक सोचने का मौका सुधाकर को नहीं मिला, क्योंकि तभी ची ची ची। ओ, बाज को सिर पर मंडराते देख सुधाकर का हाथ रिवॉल्वर निकालने के लिए अपनी जेब में रेंग गया। लेकिन इससे पहले कि वह रिवॉल्वर निकाल पाता, ची ची आई। उधर कार की चालक सीट पर बैठा अजय हेडलाइट्स की रोशनी में सामने उपस्थित रोमांचक दृश्य को देख चौंक कर बगल में बैठे विजय से बोला, उस आदमी की जान खतरे में, हमें कुछ करना होगा। ची ची ची। लेकिन यह बाज यहाँ आया कहाँ से? मैंने बाज को इंसान पर हमला करते कभी नहीं देखा और ना ही इस बारे में कभी सुना। लेकिन अजय विजय की बात का जवाब देने की बजाय कार रोककर तेजी से नीचे उतरा और वो बचाओ। सुधाकर के निकट पहुंचकर अजय ने बाज को पंखों से थाम पूरी ताकत से दूर उछाल दिया। ची ची ची। और फिर, आप ठीक तो है ना? हाँ, मदद के लिए शुक्रिया। और अगर तुम मुझे स्टेशन तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। इसमें उपकार की क्या बात है? चलिए, हम आपको स्टेशन छोड़ते हुए घर चले जाएंगे। तब सुधाकर अजय के साथ कार में जा बैठा। अगले ही पल अजय ने कार दौड़ा दी।
लेकिन अभी कार कुछ ही दूर गई थी कि अजय देखो, वो बाज हमारा पीछा कर रहा है। बाज को कार के साथ उड़ते देख अजय चौंका। ओह, ये तो बड़ी अजीब बात है। मुझे तो ये किसी का पालतू व ट्रेंड बाज मालूम पड़ता है। तभी सुधाकर आतंकित तो बोल उठा, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, अब मैं बच नहीं सकता। क्या मतलब? वह बाज आपके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि बाज के मालिक प्रोफेसर केवल कृष्ण ने उसे मुझे ही खत्म करने के लिए भेजा है, और जब तक वह मेरी जान नहीं ले लेगा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। प्रोफेसर केवल कृष्ण? नाम तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन प्रोफेसर केवल कृष्ण तुम्हें क्यों मरवाना चाहता है? यह जानकर तुम लोग क्या करोगे? सुधाकर इतना ही कह पाया था कि तभी खड़ाक! ओ! अजय को मजबूरन कार रोक देनी पड़ी। कार के रुकते ही अचानक सुधाकर बाहर कूद गया, और इससे पहले कि अजय और विजय उसे रोकने की कोशिश करते, वह पूरी ताकत से विपरीत दिशा में दौड़ पड़ा। तभी बास को अपनी चोंच में कैसेट दबाए उड़ते देख विजय ने लपक कर सड़क पर पड़ा रिवॉल्वर उठा लिया और ठाए! गोली लगते ही बाज फड़फड़ाता हुआ सड़क पर जा गिरा। विजय लपक कर जैसे ही मृत बाज के निकट पहुंचा, ओह, ऑडियो कैसेट! ऑडियो कैसेट उठाकर विजय अजय को दिखाता हुआ बोला, इस कैसेट का क्या चक्कर है? इस कैसेट का रहस्य बाद में पता लगाएंगे, पहले हमें घायल आदमी की खबर लेनी चाहिए। इतना कह अजय तुरंत सुधाकर के समीप पहुंच गया। लेकिन ओ, ये तो मर चुका है। ओ माय गॉड, फिर तो पुलिस को खबर करनी चाहिए। परंतु दूसरे ही पल बाज फिर सुधाकर के सिर पर पहुंच चुका था। ची ची ची, बची अंकल। परंतु दूसरे ही पल बाज फिर सुधाकर के सिर पर पहुंच चुका था। बची अंकल! अजय की चेतावनी सुन सुधाकर तुरंत सड़क पर लेट गया। फिर उसने बिजली की सी तेजी से अपना रिवॉल्वर निकाल बाज पर फायर कर दिया, लेकिन जल्दबाजी में किया गया फायर निशाने पर नहीं लगा, और इससे पहले कि सुधाकर फिर फायर करता, देखते ही देखते बाज ने सुधाकर की दोनों आंखें और सिर चोंच मार मार कर फोड़ दिया। सुधाकर को बेदम सा सड़क पर ढेर होते देख अजय और विजय शोर मचाते हुए उसकी तरफ लपके। हो हु। तभी बाज को अपनी चोंच में कैसेट दबाए उड़ते देख विजय ने लपक कर सड़क पर पड़ा रिवॉल्वर उठा लिया और ठाए! गोली लगते ही बाज फड़फड़ाता हुआ सड़क पर आ गिरा। विजय लपक कर जैसे ही मृत बाज के निकट पहुंचा, ओ, ऑडियो कैसेट! ऑडियो कैसेट उठाकर विजय अजय को दिखाता हुआ बोला, इस कैसेट का क्या चक्कर है? इस कैसेट का रहस्य बाद में पता लगाएंगे, पहले हमें घायल आदमी की खबर लेनी चाहिए। इतना कह अजय तुरंत सुधाकर के समीप पहुंच गया। लेकिन ओ, ये तो मर चुका है। ओ माय गॉड, फिर तो पुलिस को खबर करनी चाहिए। हाँ, लेकिन पुलिस को खबर कैसे दें? तब प्रोफेसर केके की कोठी की तरफ विजय का ध्यान आकर्षित करते हुए अजय बोला, उस कोठी में फ़ोन ज़रूर होगा। आओ पता करते हैं। फिर अजय और विजय लंबे लंबे डग भरते हुए कोठी के मुख्य द्वार की ओर चल पड़े। उधर प्रोफेसर केके ने अजय और विजय को कोठी में दाखिल होते देखा तो उसकी इकलौती आंख चमक उठी। आहा, शिकार खुद ही शिकारी के जाल में फंसने चला आ रहा है। इधर प्रोफेसर केके के खतरनाक इरादे से बेखबर अजय विजय कोठी के खुले भाग में जैसे ही अंदर दाखिल हुए, वातावरण में संगीत की धुन गूंजती हुई उनके कानों में टकराई। दूसरे ही पल वे स्टैचू की मानंद खड़े रह गए। तभी प्रोफेसर प्रकट होता हुआ अट्टहास कर उठा, हा 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 हा, अब तुम लोग कभी किसी को कुछ नहीं बता पाओगे। हा हा हा, अब मैं अपने संगीत के जादू से तहलका मचा दूंगा। दूसरे दिन सुबह ठीक 9 बजे नेशनल बैंक के मैनेजर श्रीवास्तव इलाका एसपी को फ़ोन पर बता रहे थे, एसपी साहब, किसी अज्ञात व्यक्ति ने मुझे धमकी दी है कि वे आज बैंक का सारा रुपया लूट ले जाएगा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरी तो जान हलक में अटकी पड़ी है। आप घबराइए नहीं, मुझे तो ये किसी की शरारत लगती है। फिर भी बैंक की सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध करता हूँ। जब तक ये प्रबंध पूरा ना हो आप ग्राहकों को बैंक में दाखिल न होने दें। मैनेजर श्रीवास्तव को हिदायत देते हुए एसपी साहब ने संबंध विच्छेद कर इलाका एसएचओ को आवश्यक निर्देश दिए और फिर आईजी जसवंत मेहरा को सूचित करने स्वयं उनकी कोठी में पहुंच गए। आईजी साहब को समस्त वृत्तांत बताने के बाद वह बोले, सर, मैंने बैंक की सुरक्षा की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर तारकुंडे को सौंपी है। यह आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपका भी वहाँ रहना ज़रूरी है, क्योंकि धमकी देकर बैंक लूटने की हिम्मत किसी ने पहली बार की है। यस सर, इसीलिए मैंने आपको खबर करना उचित समझा। इतना क्या एसपी मल्होत्रा वहाँ से चले गए। एसपी मल्होत्रा के जाते ही डॉक्टर पूनम उठते हुए बोली, डैडी, मैं नहीं समझती कि लुटेरों को पुलिस उसकी धमकी पूरी करने से रोक पाएगी। तुम क्या समझती हो, पुलिस ने कमी है? और पुलिस की कड़ी निगरानी के बावजूद लुटेरा बैंक को लूटने में कामयाब हो जाएगा? अगर वह कामयाब भी हो गया तो मकड़ी रानी के हाथों से नहीं बच पाएगा। मकड़ी रानी, जिसे देखो मकड़ी रानी के गुण गाता है, जैसे मकड़ी रानी सब कुछ है और पुलिस कुछ भी नहीं। आप नाराज़ क्यों होते हैं डैडी?
आपको तो मकड़ी रानी पर गर्व होना चाहिए। उसी की बदौलत तो बड़े से बड़ा खतरनाक और चालाक अपराधी भी कानून की गिरफ्त में आ जाता है। आज तुम्हें पता चल जाएगा कि पुलिस मकड़ी रानी से कहीं ज़्यादा कर्मठ है। ठीक है डैडी, अगर आपकी बात सही साबित हुई तो मैं वादा करती हूँ आज के बाद मकड़ी रानी का नाम मेरी ज़ुबान पर नहीं आएगा। उधर प्रोफेसर की कोठी में कैद अजय विजय रोशनदान से छनकर आते सूर्य के प्रकाश को देख चौंक उठे। ओह, दिन निकल आया है, लेकिन हमें यहाँ कैद करने वाले ने अभी तक दोबारा अपनी सूरत नहीं दिखाई। समझ में नहीं आता मैं यहाँ क्यों कैद किया गया है और हम अपराधी के चंगुल में इतनी आसानी से कैसे फंस गए। ये मेरी भी समझ में नहीं आया विजय। पता नहीं हमें क्या हो गया था। हमें होश तब आया जब इस कमरे में कैद हो चुके थे और वह कैसेट भी मेरी जेब से गायब है। ज़रूर उस आदमी की हत्या उसी कैसेट के लिए की गई थी और अनजाने में हम हत्यारे के अड्डे तक आ पहुँचे थे, इसीलिए उसने हमें कैद कर लिया। अच्छा हुआ टिंगू हमारे साथ फिल्म स्टार नाइट देखने नहीं आया, वरना इस समय वह भी हमारी तरह कैद में होता और हमारी जान खा रहा होता। और फिर यह समय टिंगू को याद करने का नहीं है विजय। हमें इस कैद से छूटने का कोई उपाय सोचना चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं होगा अजय, मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है एक रास्ता। कहाँ है? वो रहा। अगर बाहर ग्रिल ना हुई तो शीशा तोड़कर हम में से एक बड़ी आसानी से बाहर पहुँच सकता है। गुड आइडिया। और फिर ओके, तुम ट्राई करो अजय। ओके। अगले ही पल अजय ने विजय के कंधों पर सवार होते हुए जैसे ही रोशनदान का शीशा तोड़ा, खुशी से चीख उठा, हुर्रे, मेरा अंदाज़ा सही निकला, यहाँ ग्रिल नहीं है। गुड, अब समय बर्बाद मत करो। और फिर हाथों पर जोर डालकर अजय बड़े आराम से रोशनदान से बाहर निकल गया। विजय कमरे का द्वार खुलने की प्रतीक्षा करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद जब कमरे का द्वार खुला, तुमने बहुत देर लगा दी अजय, मैं तो समझा था तुम फिर फंस गए हो। हमारी किस्मत अच्छी है विजय, इस समय वह खतरनाक हत्यारा यहाँ नहीं है। हत्यारा? ये तुम कैसे कह सकते हो कि इस कोठी में रहने वाला ही हत्यारा है? क्योंकि हमारी कार और उस आदमी की लाश के अलावा 2 अन्य लाशें भी इस कोठी के गैराज में मौजूद हैं। शायद उसे लाशों को ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला। ओह, फिर तो हमें फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं, अभी नहीं। अगर हत्यारे के पहुंचने से पहले पुलिस यहाँ पहुंच गई तो हत्यारा सतर्क हो जाएगा। अतः हम हत्यारे की यहीं प्रतीक्षा करेंगे और जैसे ही वह यहाँ पहुँचेगा हम उसे धर दबोचेंगे। ठीक है, पर हत्यारे के पहुंचने से पहले हमें उस कैसेट का रहस्य ज़रूर जान लेना चाहिए। इसके लिए हमें इस कोठी की तलाशी लेनी होगी। हो सकता है वह उस कैसेट को यहीं कहीं रख गया हो। तब अजय विजय कैसेट की खोज में जुट गए। कैसेट को खोजते हुए जल्दी प्रोफेसर की प्रयोगशाला में पहुंच गए और फिर अरे, यहाँ तो 4 कैसेट्स और हैं। आखिर ये क्या चक्कर है? चक्कर अभी मालूम हो जाएगा, कहते हुए अजय ने एक कैसेट प्लेयर में लगा दिया और कुर्सी पर बैठते हुए ईयरफोन कान पर चढ़ा लिया। फिर अजय ने जैसे ही प्ले का बटन दबाया, संगीत के प्रभाव में बुत सा बन गया। अजय की यह दशा देख विजय चौंक कर अजय को भगोड़ता हुआ बोला, अजय क्या हो गया? अजय, तुम कहाँ खो गए? लेकिन अजय की दशा में कोई परिवर्तन न आते देख विजय ने ईयरपीस उसके कान से खींच लिया। ईयरपीस कानों से हटते ही, ओ, मुझे क्या हो गया था? एक धुन सी मेरे कानों में टकराई और मैं अपने हवास खो बैठा। ओह, अब समझ में आया कि कोठी में दाखिल होते ही हम अपने हवास की वजह से खो बैठे थे और क्यों अपराधी के चंगुल में फंस गए थे। हाँ, अब कुछ कुछ मेरी भी समझ में आ रहा है। लेकिन आश्चर्य है कि क्या संगीत में ऐसा जादू हो सकता है? कहते हुए अजय की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गईं। उधर नेशनल बैंक के अंदर व बाहर लगाए हुए सुरक्षा कर्मियों का निरीक्षण करने के बाद एसपी मल्होत्रा खुश होते हुए इंस्पेक्टर तारकुंडे से कह रहे थे, मुझे पूरा विश्वास है तारकुंडे कि अगर लुटेरा यहाँ आया तो फ़ौरन दबोच लिया जाएगा। बेशक सर, अब गेट खोलने दो, बैंक के ग्राहकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यस सर। तब इंस्पेक्टर तारकुंडे ने बैंक का गेट खोलने का आदेश दे दिया। ठीक 10 बजे बैंक में ग्राहकों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। फिर कैश काउंटर पर जैसे ही लेन देन शुरू हुआ, बटन दबते ही वातावरण में मधुर संगीत गूंजने लगा और पलक झपकते ही संगीत के जादू ने उपस्थित हर व्यक्ति को अपने प्रभाव में ले लिया। अब इन्हें तभी होश आएगा जब संगीत के थमते ही ये कैसेट प्लेयर बम की तरह फटेगा। तब तक मैं रुपया लेकर काफ़ी दूर निकल चुका हूँगा। फिर प्रोफेसर ने बैंक का सारा कैश जल्दी जल्दी अपने ब्रीफकेस में समेटा और बैंक से बाहर बड़े आराम से चलता हुआ सड़क के किनारे खड़ी अपनी कार के निकट पहुँच गया। उधर सड़क के दूसरी ओर स्थित 5 स्टार होटल के टेरेस पर खड़ी मकड़ी रानी ने प्रोफेसर केवल कृष्ण को कार में बैठते देखा तो अचानक उसके मस्तिष्क में धमाका हुआ। अरे, ये तो प्रोफेसर केवल कृष्ण है। पिछले कई सालों से लापता था, लेकिन आज यहाँ इस बैंक में क्या करने आया है? और फिर आश्चर्य की बात है, पूरे आधे घंटे बाद बैंक से बाहर आने वाला प्रोफेसर पहला व्यक्ति है। अगले ही पल, दाल में ज़रूर कुछ काला है, मुझे इसका पीछा करना होगा। यह निश्चय करते ही मकड़ी रानी ने छोटा सा मैग्नेटिक ट्रांसमीटर प्रोफेसर की कार की तरफ उछाल दिया।
मकड़ी के आकार का ट्रांसमीटर कार की छत पर जा चिपका, लेकिन ट्रांसमीटर से बेखबर प्रोफेसर अपनी सफलता की खुशी में झूमता हुआ कार को दौड़ाए चला जा रहा था। तभी अचानक प्रोफेसर की नज़र बैक व्यू मिरर पर नज़र आ रहे चेहरे पर पड़ी तो बुरी तरह चौंक पड़ा। ओ, ये कौन है? लेकिन इससे पहले कि प्रोफेसर कार रोकता, नो प्रोफेसर, चुपचाप कार ड्राइव करते रहो। कौन हो तुम? तुम्हारा दोस्त, कानून का दुश्मन, ब्लैक कैट। ब्लैक कैट? क्या चाहते हो? तुम्हारा जादुई संगीत। तुम किस संगीत की बात कर रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बनने की कोशिश मत करो प्रोफेसर, शायद तुम नहीं जानते कि माइकल और सुजान सिंह मेरे ही आदमी थे। तुमने उन्हें ठिकाने ज़रूर लगा दिया, लेकिन मरने से पहले मुझे तुम्हारा आविष्कार पूरा होने की खबर दे चुके थे, और अब मैं तुम्हारे आविष्कार का सफल प्रयोग भी देख चुका हूँ। ओ, अतः तुम्हारी भलाई इसी में है कि वह जादुई संगीत मेरे हवाले कर दो, वरना। अभी ब्लैक कैट की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि प्रोफेसर ने डैशबोर्ड पर लगा एक बटन दबा दिया। बटन दबते ही ब्लैक कैट और प्रोफेसर के बीच एक शीशे की दीवार खड़ी हो गई। प्रोफेसर के को धमकी देने वाला ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहता। यह जहरीला धुआं तुम्हारी मौत का पैगाम है ब्लैक कैट। और फिर जल्द ही ब्लैक कैट के प्राणों का अंत हो गया। फिर कुछ देर बाद जब प्रोफेसर अपनी कोठी पर पहुंचा, हा 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 हा, अब दुनिया मेरे कदमों में होगी। तभी आहट पाकर प्रोफेसर जैसे ही अपनी एड़ी पर घूमा। मकड़ी रानी, तुम यहाँ? बैंक लूट कर तो बहुत खुश हो रहे थे प्रोफेसर, मुझे देखकर तुम्हारे होश क्यों उड़ गए? तुमने यहाँ कर अपनी मौत को दावत दे दी मकड़ी रानी। गुर्राते हुए प्रोफेसर अपने कानों में कोई यंत्र फिट करते हुए कैसेट प्लेयर की तरफ लपका, और इससे पहले कि मकड़ी रानी उसकी किसी हरकत का अभिप्राय समझ पाती, उसने एक कैसेट प्लेयर में लगाते हुए प्ले का बटन दबा दिया। लेकिन झूम झूम कर नाचो आज, गाओ खुशी के गीत। गाना अच्छा है, पर तुम्हारा नसीब अच्छा नहीं है प्रोफेसर, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मकड़ी रानी को बोलते देख प्रोफेसर चौंका। ओह, ये तो बोल रही है। ये मेरे संगीत के जादू के प्रभाव से मुक्त कैसे? कारण जानने के लिए जिज्ञासु प्रोफेसर ने जैसे ही अपने कानों से यंत्र हटाया, उसकी समझ में सब कुछ आ गया। अगले ही पल वह पागलों के समान अन्य कैसेट्स को प्लेयर में लगा लगा कर देखने लगा, पर हर कैसेट पर फिल्मी गाना सुन वह चीख उठा। ये कैसे हो सकता है? तभी होने को तो कुछ भी हो सकता है प्रोफेसर, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि होता वही है जो भगवान चाहता है। और फिर प्रोफेसर को सतर्क होने का मौका दिए बिना विजय प्लेयर का बटन दबाते हुए बोला, तो अब आप अपने कानों से अपने संगीत की धुन सुनो। प्लेयर पर संगीत की धुन उभरते ही प्रोफेसर और मकड़ी रानी बुत बन गए। अजय ने आनंद फानंद में प्रोफेसर को बंधनों में जकड़ डाला। फिर जैसे ही प्रोफेसर की तरफ से निश्चिंत हो अजय के कहने पर विजय ने प्लेयर का बटन ऑफ किया। मकड़ी रानी सोते से जागती हुई चकित स्वर में बोली, तुम दोनों यहाँ कैसे पहुँचे? ये संगीत का क्या चक्कर है? तब अजय मकड़ी रानी को विस्तार से सब कुछ बताने लगा। उधर बैंक के अंदर विस्फोट होते ही इंस्पेक्टर तारकुंडे अंदर पहुंचा तो उसे पता चला कि बैंक का सारा कैश गायब है। पसीने से सराबोर होते हुए बड़ी मुश्किल से तारकुंडे ने बैंक के लूटने की सूचना उच्च अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही उच्चाधिकारियों सहित आईजी भी बैंक में पहुंच गए। जब उन्हें पता चला कि किसी को भी बैंक के लूटने का पता नहीं चला तो वे तारकुंडे को फटकार लगाते हुए बोले, क्या इसी काबिलियत के बूते पर तुम बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो? इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद भी बैंक लूट गया और तुम्हें पता भी नहीं चला? आई एम सॉरी सर, मैं क्री। अभी तारकुंडे की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। आईजी साहब स्वयं रिसीवर उठाते हुए बोले, हेलो, आईजी मेहरा स्पीकिंग। आईजी साहब, मैं मकड़ी रानी बोल रही हूँ। नेशनल बैंक का लुटेरा मेरे कब्जे में है। क्या? आप फ़ौरन मेरे बताए पते पर पहुंचकर मुजरिम को सबूतों सहित हिरासत में ले सकते हैं। तत्पश्चात मकड़ी रानी अजय विजय से मुखातिब हो बोली, शाबाश दोस्तों, इस केस की कामयाबी का श्रेय तुम दोनों को ही जाता है। थैंक यू दीदी। तभी विजय बोला, लेकिन इन कैसेट्स का क्या करें? ये कैसेट देश और समाज के लिए खतरा बन सकती हैं। और फिर विजय के हाथ से कैसेट ले मकड़ी रानी ने आग के हवाले कर दिया। ऐसे संगीत का मिट जाना ही अच्छा है। ये तुमने क्या किया मकड़ी रानी? तुमने मेरी वर्षों की मेहनत को आग में फूंक डाला। ऐसे संगीत का मिट जाना ही अच्छा है प्रोफेसर, जो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं देता। इतना कि मकड़ी रानी अजय विजय के साथ प्रस्थान कर गई। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मकड़ी रानी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स मकड़ी रानी और आदमखोर चूहे में। तब तक के लिए धन्यवाद।